चलिए साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज अपने पहले अध्याय को ख़त्म करते हैं। अपने पहले चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत के सामान्य परिचय की, अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की। इसमें क्या-क्या पढ़ना है, एक बार हम ये देख लें। सबसे पहले हम भारत की अवस्थिति को समझेंगे, अर्थात हम भारत की लोकेशन का अध्ययन करेंगे। फिर हम भारत के नामकरण के बारे में बात करेंगे, अर्थात नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसके बाद भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या को हम पढ़ेंगे। इंडिया के एरिया और पॉपुलेशन की हम बात करेंगे। फिर हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे और इसी से जुड़ी हुई हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इवेंट को यहाँ पर हम पढ़ेंगे और आखिर में हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, जहां हम भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा का भी अध्ययन करेंगे। इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री को भी पढ़ेंगे और ओशनिक बाउंड्री को भी पढ़ेंगे। देखो, आपको हर चीज की पीपीटी मिलेगी, तो उस चीज को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पर चूंकि ज्योग्राफी है, पहले कुछ बातें मुझे बोर्ड पर समझाने देना और हर बात लिखी हुई है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, बहुत बेसिक से हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही बुनियादी तरीके से हम शुरुआत करते हैं कि हमें आज की क्लास में मूल रूप से ये समझने की कोशिश करनी है कि हमारा प्यारा भारत देश जो कि दुनिया में एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, इसकी लोकेशन वास्तव में है क्या। ये हमारा भारत देश है, ये इंडिया है। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि वास्तव में हमारे देश की लोकेशन है क्या, लैटिट्यूड क्या होता है। आपने कई बार ये शब्द सुने होंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, भारत का देशांतरीय विस्तार इतना है, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है, भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पर शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक से। पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द जो बार बार हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो शब्द है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये शब्द हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो पहले एक बार बहुत बेसिक तरीके से इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो अर्थ है, तो हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है और इस आकार को कहा जाता है जियोइड। ये बात अभी से याद रखना कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है ये गोल आकार नहीं है, ये भूआब है। कैसा आकार है? भूआब, अर्थात जियोइड। जियोइड शेप का मतलब होता है कि ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जो हमारे पोल्स हैं, पोल्स के तरफ ये थोड़ी सी फ्लैटन है, ठीक है। तो अब वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां जाने लगी। अब पृथ्वी छोटी तो है नहीं है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, तो जो वैज्ञानिक थे, जो पृथ्वी का अध्ययन करते थे, जो भी साइंटिस्ट थे जो अर्थ को स्टडी करते थे, उनके सामने अब अलग अलग चुनौतियां आने लगी। जैसे उनके सामने एक चुनौती आई कि हमारी पृथ्वी पर हम किसी भी जगह की लोकेशन को कैसे मार्क कर सकते हैं, हम किसी भी जगह की कोई स्थिति कैसे बताएं। कोई तो एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग में बहुत दिक्कत आती है कि हमें किसी जगह की जानकारी तो देनी पड़ेगी, तो लोकेशन कैसे पता चले। चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो अलग अलग समय पर सूर्य भी अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, मतलब दिन और रात अलग अलग होते हैं। तो समय का निर्धारण कैसे किया जाए, आखिर टाइम, समय, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। एक और समस्या निकल के आई कि हमारी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम इसकी जलवायु का अध्ययन कैसे कर पाएंगे, आखिर हम इसके क्लाइमेट को स्टडी कैसे कर पाएंगे। और भी कई तरह की समस्याएं गई और भी मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स आई जो कि वैज्ञानिक फेस कर रहे थे, जो कि साइंटिस्ट फेस कर रहे थे, कि हम जलवायु का पता कैसे लगाएं, हम समय का पता कैसे लगाएं, हम स्थिति का पता कैसे लगाएं। कुछ तो हमें चाहिए, वी नीड समथिंग।
तो इसका पहला समाधान निकाला गया कि अर्थ का एक मॉडल बनाते हैं। पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया, अर्थ का एक मॉडल बनाया गया। पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप भी कह सकते हैं, मॉडल ऑफ अर्थ क्रिएट किया गया, मॉडल ऑफ अर्थ। और पृथ्वी के प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? तो पृथ्वी के प्रतिरूप को ही हम ग्लोब बोलते हैं। जो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है इसी को हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब वास्तव में क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसी हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ का एक रिप्रेजेंटेशन ग्लोब कहलाता है। हमारी अर्थ का एक मॉडल ग्लोब है। जैसे मेरे पास अभी ये ग्लोब रखा हुआ है तो पृथ्वी का ये ग्लोब है। इस तरीके से ये हमारी अर्थ का एक मॉडल है। दिस इज द मॉडल ऑफ आवर अर्थ कि हमारी पृथ्वी इस तरह से है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये सारी बातें हमें ग्लोब के थ्रू पता लगती है। और ग्लोब का ये जो मॉडल है ये बेहम नाम के वैज्ञानिक ने तैयार किया था। जो ग्लोब का ये मॉडल है ये श्री बेहम ने तैयार किया था। ठीक है, बेहम नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ग्लोब का मॉडल तैयार किया गया था। तो एक समस्या तो सॉल्व हो गई कि एटलीस्ट अब हम अर्थ को अपने सामने इमेजिन कर सकते थे, हम पृथ्वी को अपने सामने इमेजिन कर सकते थे। पर अभी भी सवाल बड़े थे कि हम लोकेशन का पता कैसे लगाएं, हम टाइम का पता कैसे लगाएं, हम जलवायु का पता कैसे लगाएं। तो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में वैज्ञानिकों ने इसका एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। जब तक हम पृथ्वी को बांटेंगे नहीं तब तक हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी पर उन्होंने अर्थ पर कुछ क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं खींची। उन्होंने पृथ्वी पर इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल इस तरह से उन्होंने पृथ्वी पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ किया, अर्थात क्षैतिज रेखाओं को खींचा। और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये पूरी की पूरी रेखाएं काल्पनिक हैं, ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर है नहीं। ऐसी उन्होंने बहुत सारी रेखाएं खींची और इन क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को या इन काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को इन काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को अर्थात इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया गया अक्षांश रेखाएं। क्या नाम दिया गया? अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो लैटिट्यूड कहलाई। अब इस तरह से हो गया, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि यार समय का पता कैसे लगाएंगे, टाइम का पता कैसे लगाएंगे। चलो इससे हम जलवायु का पता तो लगा लेंगे, पर समय का पता कैसे लगाएंगे, लोकेशन का पता कैसे लगाएंगे। तो फिर पृथ्वी पर और दूसरी रेखाएं खींची गई। इस तरीके से हमारी अर्थ पर बहुत सारी वर्टिकल लाइंस को भी ड्रॉ किया गया। इस तरह से हमारी अर्थ पर बहुत सारी वर्टिकल लाइंस को भी ड्रॉ किया गया। अलग अलग तरीके की वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई, या मैं कहूं ये जो काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ये ड्रॉ की गई, इन्हें नाम दिया गया ये देशांतर रेखाएं हैं, अर्थात दे आर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दे आर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इन दोनों का प्रयोग करके हम स्थिति का भी पता लगा लेते हैं, हम समय का भी पता लगा लेते हैं, हम जलवायु का भी पता लगा लेते हैं। पूरा का पूरा हमारा जीपीएस आज इसी पर चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी जगह पर पहुंचना है तो बस आपको उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक जगह है, इस जगह का नाम हम मान लेते हैं कि ए नाम की जगह है और यहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, तो आप बस ये पता कर लीजिए कि यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है और कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है, कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है। आप ऑटोमेटिकली सही जगह पर पहुंच जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली सही स्थान पर पहुंच जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा कौन सी है और देशांतर रेखा कौन सी है। एक बार ध्यान से देखिए, तो बस इस जगह के कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट कहलाते हैं।
इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक, तो जब हमें दोनों की जानकारी होती है तो हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब और कैलकुलेशंस कैसे होता है ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस मेरा उद्देश्य ये था कि आपको एक बेसिक सी बात पता चल जाए कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, और जो काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज रूप में आपको दिखाई देती हैं, जो भी काल्पनिक रेखाएं आपको क्षैतिज रूप में, जो भी इमेजिनरी लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल रूप में दिखाई देती हैं, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड, ये बस याद रख लेना। और जो भी रेखाएं इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई हैं, वर्टिकल रूप में खींची गई हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। अभी और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है कि इन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। और हर जगह आपको ये रेखाएं मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए आप वर्ल्ड मैप निकाल लीजिए। आपने जैसे ये वर्ल्ड मैप निकाल लिया, पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप पे आपको ये लाइंस मिलेंगी, पूरे मैप पर आपको ये लाइंस मिलेंगी। हर जगह पर इस तरह से ऐसी बहुत सारी लाइंस आपको मिलेंगी, हर देश से, हर कंट्री से, जब क्योंकि तभी तो आपको लोकेशन पता चलती है ऐसी। और फिर ऐसी बहुत सारी लाइंस, इस तरीके से ऐसी मल्टीपल लाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये हर जगह आपको मिलती है। अब यहीं पर फिर हमें पता करना होता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है, अर्थात हमारी कंट्री की स्थिति क्या है। जैसे इसी मैप में हम ये जानने की कोशिश जब करते हैं कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है। अब कोई ना कोई लाइन तो होगी जो यहां से जा रही होगी, कोई ना कोई लाइन तो होगी जो यहां से भी जा रही होगी। ये कैसी रेखाएं होंगी? अक्षांशीय रेखाएं। तो जहां से भारत शुरू हो रहा है वहां से कौन सा अक्षांश निकला, और जहां भारत खत्म हो रहा है वहां से कौन सा अक्षांश निकला। जहां से इंडिया की स्टार्टिंग हो रही है वहां से कौन सा लैटिट्यूड आया, और जहां इंडिया खत्म हो रहा है वहां से कौन सा लैटिट्यूड गया। तो इस बीच वाले इलाके को हम नाम देंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, अर्थात लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। ठीक इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, जब आप ये समझोगे कि अच्छा यहां से भारत की शुरुआत हुई, तो यहां से भी एक देशांतर रेखा गई होगी और यहां से भी एक देशांतर रेखा, ये भारत का सीमाएं हैं। तो यहां आप इस बात की चर्चा करते हो कि जहां भारत शुरू हो रहा है वहां से कौन सी देशांतर रेखा गई, और जहां भारत खत्म हो रहा है वहां से कौन सी देशांतर रेखा गई। तो ये देशांतरीय विस्तार हो गए। और बीच में तो ऑब्वियसली बहुत सारी लाइंस हैं ही हैं। तो यही होता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काम और करती हैं। ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एक काम और भी करती हैं। अगेन मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है जो आपको यहां दिखाई दे रही है। तो एक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड है जो बिल्कुल बीचों बीच से पृथ्वी के जाती है, बिल्कुल सेंटर से जाती है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल ही सेंटर से जाती है। और चूंकि ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट, इसीलिए इसको नाम दिया गया भूमध्य रेखा। इसीलिए इसको नाम दिया गया भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसे नाम दिया गया इक्वेटर। इक्वेटर नाम क्यों आया? क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसीलिए इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा गया। इसे 0 डिग्री का अक्षांश भी कहा जाता है, इसे 0 डिग्री का लैटिट्यूड भी कहा जाता है। फिर यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4 ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, इसे 0 डिग्री बोलते हैं। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर जितना भी हिस्सा आएगा इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। और यहां जितने भी अक्षांश आएंगे, एग्जाम्पल के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 50, 60, 70, 90, सबके पीछे एन लिखा रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये उत्तर में है, ये उत्तर में है।
कोई भी ऐसा अक्षांश या देशांतर जिसके पीछे दिशा नहीं लिखी रहती वो किसी काम का नहीं हो। और जो भी हिस्सा इसके नीचे है ये पूरा का पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। और यहां पर भी वही कहानी आपको मिलेगी, वही स्टोरी आपको मिलेगी। 1 2 40 50 60 90 और इन सब के पीछे साउथ अर्थात एस। तो ये आपको बताएगा कि ये दक्षिणी गोलार्ध का अक्षांश है और ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश है। कहने का मतलब अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन लैटिट्यूड अर्थ इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भी देश भूमध्य रेखा के ऊपर होंगे जैसे इंडिया, उनके अक्षांशों में उनके लैटिट्यूड में हमेशा आपको एन लिखा हुआ दिखेगा। अगर कभी भी कोई प्रश्न आया और उसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछा गया और कहीं पर भी उसमें अगर एस लिखा हुआ है, आंख बंद करके उसको गलत कर देना। क्योंकि भारत कहां है? हमारा प्यारा भारत देश यहां है। हमारा प्यारा भारत देश यहां है। पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूरा का पूरा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। इसीलिए कभी भी भारत के अक्षांशीय विस्तार में एस अर्थात दक्षिण अर्थात साउथ नहीं लिख सकते। हमेशा भारत के अक्षांशीय विस्तार में उत्तर या नॉर्थ ही लिखा मिलेगा। अंडरस्टूड? ऐसा ही काम करती हैं देशांतर रेखाएं, ऐसा ही काम करती हैं लॉन्गिट्यूड, ऐसा ही काम करती हैं देशांतर रेखाएं, पूरा ऐसा ही काम करती हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या करती हैं? तो एक लॉन्गिट्यूड है और उसे कहा जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? उसे कहा जाता है 0 डिग्री का, एक सेकेंड, हाँ जी, उसे कहा जाता है 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। अगेन जो अर्थ के बिल्कुल इस तरीके से, अब देशांतर रेखा है तो वो ऐसे ही होगी, ठीक है। देशांतर रेखा है तो वो इस तरह से होगी। एक देशांतर रेखा है जिसे क्या कहा जाता है? इसका नाम है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी को हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। यही वो लाइन है जिसके आधार पर दुनिया के समय का निर्धारण किया जाता है, जिसके बेसिस पर हम वर्ल्ड में टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, GML के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या GMT के नाम से भी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी आप भारत का समय देखते हैं तो हमेशा भारत के समय में +5:30 GMT लिखा रहता है। प्लस इसका मतलब यह है कि हम इस समय से 5.5 घंटे आगे हैं। क्यों है, कैसे हैं, वो हम जानेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। फिलहाल आप ये जानिए कि ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, तो अब जब अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा है, जब लैटिट्यूड ने अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटा है, तो लॉन्गिट्यूड कहेगी हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी पृथ्वी को दो भागों में बांटेंगे, हम भी अर्थ को दो पार्ट में बांटेंगे। तो बेस्ड ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री के देशांतर के आधार पर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। यह हिस्सा कहलाता है, जो पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध अर्थात ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो हिस्सा पश्चिम की तरफ है, जो हिस्सा पश्चिम की तरफ है, ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध अर्थात वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यह हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है और यह हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है। तो जो भी देश पूर्व में होगा, जो भी कंट्री ईस्ट में होगी, हमेशा आप देखोगे कि उनके देशांतर में ई लिखा रहेगा, और जो भी देश पश्चिम में होंगे उनके पीछे डब्ल्यू लिखा रहेगा, वेस्ट। भारत हमारा प्यारा देश कहाँ है? तो हमारा प्यारा देश देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया बेस्ड ऑन लैटिट्यूड नॉर्थ हेमिस्फीयर, बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड ईस्ट हेमिस्फीयर।
तो जिस तरह भारत के अक्षांश में कभी भी दक्षिण नहीं जुड़ सकता, इंडिया के लैटिट्यूड में कभी भी साउथ नहीं जुड़ सकता, ठीक उसी तरह भारत के देशांतर में कभी भी डब्लू या पश्चिम नहीं दिख सकता। कहीं पर भी प्रश्न आए कि भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बताओ, और अगर वहां पर डब्लू लिखा हुआ है तो उसको गलत कर देना, उसको क्रॉस कर देना, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो यहां से हमने ये बात जान ली। अब हमारे प्यारे भारत देश की तरफ हम आ रहे हैं, तो हमने ये जान लिया कि सर हमारा जो प्यारा भारत देश है, भारत देश इंडिया अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में आता है? तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूरी तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, और देशांतर के हिसाब से बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड इंडिया पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध में आता है, इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, तो बताना कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। इंडिया लाइज इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इंडिया लाइज इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप कहोगे सर एक बार मैप में दिखा दो तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल दिखा देते हैं, ठीक है जी, मैप में भी आपको बहुत अच्छे से दिखा देते हैं। ये हमारा भारत देश है, दिस इज अवर इंडिया। ठीक, अब यहां से ये जो लाइन आपको दिख रही है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये 0 डिग्री की लाइन है, इक्वेटर। मैं इसको और ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर। ठीक, ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। अब आप खुद देख लें, ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? तो सर नीचे वाला पूरा का पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला पूरा का पूरा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला पूरा का पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध अर्थात नदर्न हेमिस्फीयर। अब आप भारत को देख लो, भारत कहाँ है? तो सर भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, इंडिया पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में। बात समझ पा रहे हैं? भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, इंडिया कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में है, जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से एक और लाइन देख लीजिए प्यारे दोस्तों, एक और लाइन आपको दिखाई देगी, और यह है 0 डिग्री का देशांतर। ये 0 डिग्री का देशांतर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है या 0 डिग्री का देशांतर है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि सर ये पूरा का पूरा इलाका पूर्व, ये पूरा का पूरा इलाका पश्चिम में, मतलब पूरा, मैं पूरी टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, ये पूरा पश्चिम और ये पूरा का पूरा पूर्व, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब भारत कहाँ है? आप देख पाए पूर्व में है। भारत कहाँ है? भारत पूरी तरीके से पूर्व में है, इंडिया कंप्लीटली ईस्ट में। तो भारत किस गोलार्ध में आ गया? सर इंडिया लाइज इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कभी भी भारत का अक्षांश निकाला जाएगा, अक्षांश रेखाओं में 2 ही दिशाएं होती हैं, या तो उत्तर या तो दक्षिण। लैटिट्यूड में सिर्फ 2 डायरेक्शन होते हैं, इधर साउथ और नॉर्थ। उसी तरह देशांतर में भी सिर्फ 2 दिशाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड में सिर्फ 2 दिशाएं होती हैं, या तो पूर्व या पश्चिम, वेदर ईस्ट और वेस्ट, बस। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जब भी होगा वो उत्तर ही होगा, भारत का देशांतरीय विस्तार जब भी होगा वो पूर्व होगा। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी नॉर्थ, और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी ईस्ट। याद रखना, ये बहुत कीवर्ड है, एमसीक्यू में 2 ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब कुछ और शब्दों को हम जानते हैं कि सर भारत में आपने ये तो बता दिया कि भारत कहां पर है, तो इंडिया जो है वो नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, ऐसे 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। इन 7 महाद्वीपों में जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है।
और एशिया में भी आप देख लीजिए तो भारत किस एशिया में आता है, तो भारत साउथ एशिया में आता है, भारत दक्षिण एशिया में आता है। ये पूरा साउथ एशिया का इलाका है। और साउथ एशिया में भी आप देख पाए तो एक शब्द आपने सुना होगा और वो शब्द है भारतीय उपमहाद्वीप, अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या ये वर्ड आपने सुना है? भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इंडिया जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो सर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिया आता है, इसमें बांग्लादेश आता है, इसमें नेपाल आता है और भूटान आता है। ये पांचों देशों को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है प्यारे दोस्तों। और इसी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है हमारा प्यारा भारत देश इंडिया। भारत की एक विशेष बात यह है कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। एक तरफ आप देखेंगे तो अरब सागर है, अरेबियन सी है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। और दुनिया में ऐसा कोई भी स्थल खंड, दुनिया का ऐसा कोई भी स्थल खंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। एनी लैंड मास इन द वर्ल्ड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। मैं रिपीट करूंगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा स्थल खंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। एनी लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है, इंडिया इज अ पेनिनसुला। इसीलिए आपने शब्द सुना होगा भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। तो ये था जी बिल्कुल बेसिक, ये थी बहुत आधारभूत जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो। आइए अब ये सारी बातें ना पीपीटी में है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ पीपीटी में है और जो मैं हाथ से लिख रहा हूं ये वाला भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, लिखा हुआ है, अब आपको हर चीज समझ में आएगी। अक्षांश, अब ये वर्ड नया नया नहीं लगेगा। उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। देशांतर, लॉन्गिट्यूड, पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ाया है, मैं भारत पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर किस महाद्वीप में है? एशिया। एशिया में भी दक्षिण एशिया, साउथ एशिया भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आता है। एक सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है, तो एक बार देखिए ध्यान से, फिर एक और कंसेप्ट बचा है वो और डिस्कस करना है। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी महत्वपूर्ण बातें आपको पता चल गई होंगी। अब एक छोटी सी कहानी हम और डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ से भी कई बार ना सवाल बन जाता है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो मैप है ना, इस मैप को थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, जो मैप आप यूज कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इस तरीके से है ना। हम सिर्फ भारत पर फोकस करेंगे, हम सिर्फ इंडिया पर ज्यादा फोकस करेंगे इस मैप में। तो हमने देख लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान आएगा, हमारा प्यारा भारत तो है ही है, सबसे बड़ा देश, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये पांच ऐसे देश हैं जो मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। एक सवाल ना कई बार पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि कितने दूर है? ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है, ये यहाँ बनी हुई है, ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है। और कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि कितनी दूर है? एक्चुअली में जब आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ आओगे ना, आपने कहा कि आप यहाँ पर हो और आपको भारत पहुंचना है, तो जब आप भारत चलना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको भारत का एक हिस्सा मिलेगा और इस हिस्से को हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं।
ये आपको पहले मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको पहले मिलेगा। लेकिन फिर आप कहोगे कि यार हमें भारत की मुख्य भूमि में पहुंचना है, हमें इंडिया के मेन लैंड पर पहुंचना है, तब फिर आप यहाँ पहुंचोगे। यहाँ पर केप कैमोरिन नाम की एक जगह है प्यारे दोस्तों, केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में आप यहाँ पहुंचोगे और यहाँ से भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत होती है, यहाँ से इंडिया के मेनलैंड की शुरुआत होती है। तो सवाल कई बार ये पूछ लिया जाता है, प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ये बताइए कि मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर। सामान्यतः ये माना जाता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए अभी आप 0 डिग्री के लैटिट्यूड पर हैं, फिर आप 1 डिग्री पर आ गए, फिर आप 2 डिग्री पर आ गए, फिर आप 3 डिग्री पर आ गए। तो जनरली इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, हर एक अक्षांश में 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है। मैं रफली बता रहा हूँ कि रफली हर एक अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3। तो यहाँ भी 111, यहाँ भी 111, यहाँ भी 111। अब भारत की जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, ये 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे ही आप 8 पे पहुंच गए आप कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। तो ये जो दूरी है ये लगभग 876 किलोमीटर के आसपास है। इट इज ऑलमोस्ट 876 किलोमीटर। वहीं जो ग्रेट निकोबार है ये 6 डिग्री पे शुरू हो जाता है, 6 डिग्री नॉर्थ पे। तो यहाँ जो दूरी बनती है वो लगभग 750 किलोमीटर के आसपास बनती है। तो मुख्य भूमि और भूमध्य रेखा के बीच में, इंडिया के मेनलैंड और इक्वेटर के बीच में विद डिफरेंस ऑफ 876 किलोमीटर, और वहीं ग्रेट निकोबार से भूमध्य रेखा के बीच में फ्रॉम ग्रेट निकोबार टू इक्वेटर रफली 750 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 700-750 किलोमीटर का अंतर हमें दिखाई देता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। दिस इज रफली 750। ओके, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चले अब अगले हिस्से पर आते हैं। ये तो हमने एक बेसिक बात कर ली, इंडिया की लोकेशन हमको पता चल गई। अब लोकेशन के बाद जो अगला मामला हमें डिस्कस करना है ये है भारत का नामकरण, अर्थात नो नेमिंग ऑफ इंडिया, कि भारत के नामकरण कैसे किया गया है, इंडिया की नेमिंग कैसे की गई है। देखो, भारत के 2 औपचारिक नाम हैं। इंडिया हैज 2 ऑफिशियल नेम। अब आप कहोगे कि कोई भी चीज औपचारिक कब मानी जाती है, जब उसे किसी सरकारी दस्तावेज में लिख दिया जाता है। तो हमारे देश के 2 औपचारिक नाम हैं, हमारी कंट्री के 2 ऑफिशियल नेम हैं। और ये बात कहाँ लिखी हुई है सर? ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है। ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 01 में लिखी गई है। अनुच्छेद 01 या आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ, विल बी द यूनियन, ठीक है, ऑफ स्टेट। ओके, भारत जिसे, इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है, वो राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत के 2 औपचारिक नाम हैं, एक नाम है इंडिया और एक नाम है भारत। अब जो इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ये ग्रीक भाषा के शब्द से या यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जो हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि यूनानी जब भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी के आधार पर, बेस्ड ऑन द इंडस रिवर, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको इंडोई कहा, इस क्षेत्र को इंडिया कहा, जो कपास उगाते थे सिंडन कहा। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया को ये जो नाम मिला है इंडिया, ये ग्रीक अर्थात यूनानियों ने दिया है। भारत की अलग अलग कहानियां हैं। जैसे भारत में एक स्टोरी ये निकल के आती है कि ऋग्वैदिक पीरियड में या ऋग्वैदिक काल में एक कबीला हुआ करता था और इस कबीले का नाम है भरत।
भरत नामक कबीले के आधार पर देयर वाज अ ट्राइब कॉल्ड भरत इन द ऋग्वैदिक पीरियड, और इसी कबीले के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक दूसरी कहानी ये है कि जो पहले जैन तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ देव, जिन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनके पुत्र का नाम भरत था, जिन्होंने शासन किया, इसलिए हमारे देश को भारत कहा जाता है। एक और स्टोरी ये भी निकल के आती है कि देखिए, ये देश का नाम भारत ऐसे पड़ा कि एक राजा थे दुष्यंत, और उनकी पत्नी थी शकुंतला। उनकी पत्नी थी शकुंतला, तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। और एक कहानी ये भी निकल के आती है कि देखिए, रामायण ये कहता है कि भगवान राम के भाई, भगवान राम के भाई का नाम भरत था। भगवान राम के भाई थे भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जो भी हो, पर अच्छी बात है। ये भी अपने आप में हमारी विविधता को दिखाता है, ये भी अपने आप में हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो इंडिया जो नाम है वो यूनानियों ने दिया है, और भारत के अलग अलग कंटेक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल नेम्स हैं जिनसे हमारा देश जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कि ये हमारे जो पुराण हैं, हमारे पुराणों में ये कहा गया कि हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, तो हमारी पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया है। हमारी अर्थ को 7 अलग अलग भागों में बांटा गया। 7 बड़े बड़े हिस्से हैं हमारी पृथ्वी के, जिसमें एक हिस्सा है जम्मू द्वीप, एक हिस्सा है जम्मू द्वीप, और इस जम्मू द्वीप के 9 हिस्से हैं, और इन्हीं 9 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत का भी है। तो भारत जम्मू द्वीप का हिस्सा है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ जम्मू द्वीप। इसी तरीके से एक और हिस्सा है जिसे क्रॉन्च द्वीप कहा जाता है, जिसे क्रॉन्च द्वीप कहा जाता है। एक और हिस्सा है जिसे प्लक्ष द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप, इंग्लिश में भी यही नाम है। एक और हिस्सा है जिसे शालमल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, शालमल द्वीप कहा जाता है। ठीक। एक और हिस्सा है जिसे कुश द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाक द्वीप, शालमली द्वीप, ऐसे अलग अलग हिस्से मिलेंगे। क्रॉन्च भी हो गया, जम्मू द्वीप हो गया, प्लक्ष द्वीप हो गया, शालमली द्वीप हो गया, शाक द्वीप रह गया साथियों। ठीक है, शाक द्वीप, शाक द्वीप। तो ऐसे अलग अलग हिस्से हैं, और इन्हीं हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो एक हिस्सा जो है वो हमारे भारत का है, एक हिस्सा जो है वो हमारे इंडिया का है प्यारे दोस्तों। तो ये 7 द्वीप हैं। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि भारत पुराणों के अनुसार पृथ्वी को कितने द्वीपों में बांटा गया है, तो ये 7 द्वीप हैं। जम्मू द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 भागों में बांटा गया है। और इसमें से जो जम्मू द्वीप है, अर्थात जामुन का पेड़, जम्मू जो नाम आया वो जामुन के पेड़ से आया है, उसी का एक हिस्सा है भारत। और फिर भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, भारत को ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है, और ये सब हमने इतिहास में पढ़ा है। भारत को ब्रह्मावर्ष भी कहा जाता है। चीन के लोग भारत को तिनझू कह करके बुलाते थे। ठीक है, इसी तरीके से आप देख पाए कि भारत को हिंदुश भी कहा गया है। ऐसे मल्टीपल नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत को मेलुहा कह करके बुलाया गया है। तो ये भारत के बहुत सारे नाम हैं, मल्टीपल नेम्स है, बट आई बिलीव दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। बस ब्रीफली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश को इंडिया नाम यूनानी अर्थात ग्रीक्स ने दिया है, और भारत नाम के पीछे अलग अलग संकल्पनाएं जुड़ी हुई हैं। इंडिया नाम के पीछे अलग अलग कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। आइए, यही बातें एक बार हम देख लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं प्यारे दोस्तों। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ दिखाई देंगी। देखिए, लिखा है औपचारिक नाम भारत है पुराणों में, और इंडिया है जो यूनानी ने दिया, ब्रह्मावर्त है, जम्मू द्वीप है, फिर हिंदुस्तान भी नाम है, और भारतवर्ष है। ऐसे बहुत सारे नाम है। तियानझू या तिनझू जो चीनी यात्री कहते थे। नाभि वर्ष नाम पड़ा है भगवान ऋषभ देव के पिता नाभिराय के नाम पर, और ये वो 7 द्वीप है जिसमें जम्मू द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, लक्षद्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप,
शाल्मली द्वीप और कुश द्वीप ये दिखाई देते हैं। तो ये भारत का नामकरण है, ये इंडिया की नेमिंग है। बेसिक ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या इतना टिपिकल हमें याद करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। एक बार बस ध्यान से आप ये देख लें, देन हम अगले हिस्से पर आते हैं प्यारे दोस्तों। अब हमें चर्चा करनी है भारत के क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या के बारे में, इंडिया के एरिया और इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं इसमें बहुत सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्यारे दोस्तों, जब आप भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, इंडिया के एरिया की बात करते हैं, तो दुनिया में जब टॉप 10 कंट्रीज की बात होती है तो उसमें भारत 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। बेस्ड ऑन द एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कहेंगे कि सर नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर जो यहाँ देश है, नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है रशिया। ये नंबर 1 पर है। ठीक है, या इस मैप में आपको दिखाते हैं। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो भारत किस स्थान पर आता है? क्षेत्रफल के आधार पर, बेस्ड ऑन द एरिया, भारत 7वें स्थान पर आता है। इंडिया 7th नंबर पर आता है। आइए देखते हैं कि नंबर 1, 2, 3 में कौन से देश हैं, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं। तो सबसे बड़ा देश तो है रशिया। रशिया जो है ये नंबर 1 है, ये पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है चाइना। नंबर 4 पर आता है चाइना। नंबर 5 पर आता है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। मैप से ही बढ़ाऊंगा, सारी ज्योग्राफी मैप से पढ़ेंगे ताकि दिखे आपको कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। नंबर 6 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पर आता है इंडिया। याद कर लो, तुरंत बिल्कुल रट लो इन चीजों को कि सर नंबर 1 पर कौन है? रशिया। नंबर 2 पर कौन है? कनाडा। नंबर 3 पर अमेरिका। नंबर 4 पर चाइना। नंबर 5 ब्राजील। नंबर 5 नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 इंडिया। ये टॉप 7 याद होने चाहिए, एज इट इज पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। नंबर 8 पर अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना। नंबर 9 पर कजाकिस्तान आता है। नंबर 9 पर कजाकिस्तान आता है। ये एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर पूछा जाता है। अगर आप सवाल देखोगे उसमें वो इनके नाम दे देगा और कहेगा कि इनको क्रम से जमाओ। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन एरिया। रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। ये हो गए 9 देश। फिर से रिपीट करो, मेरे साथ बोलो एक बार, मैप में बताओ जल्दी से। हाँ सर, मैप में नंबर 1 पर कौन था? सर यहाँ रशिया, ये नंबर 1 पे था। तो नंबर 1 पर था रशिया। नंबर 2 पर कौन था? सर यहाँ था कनाडा। नंबर 3 पर कौन था? सर उसी के नीचे था अमेरिका। नंबर 4 पर कौन था? सर यहाँ पर था चाइना, नंबर 4 पर। नंबर 5 पर कौन था? सर यहाँ था ब्राजील। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। नंबर 6 पर कौन था? सर यहाँ था ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पर कौन था? सर हमारा प्यारा भारत। ठीक है। नंबर 8 पर कौन था? सर 8 पर था अर्जेंटीना। नंबर 9 पर कौन था? सर 9 पर था कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये हो गया याद। ठीक। तो सर भारत का क्षेत्रफल, इंडिया का क्षेत्रफल या भारत का जो एरिया है, तो इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263। ऐसे ही याद रखना, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सबसे अच्छा तरीका जैसे मैं याद रख रहा हूं 32,87,263, मुझे ऐसे ही याद रहता है।
हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, हमारी कंट्री का जो एरिया है, दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे देश का क्षेत्रफल है। इट इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री। और पूरी दुनिया पे, पूरी पृथ्वी के स्थल भाग का भारत सिर्फ 2.4% बनाता है। इंडिया अकाउंट्स ओनली 2.4%। इंडिया अकाउंट्स ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। भारत पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% बनाता है, ओनली 2.4% ही बनाता है। ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना हिस्सा है, तो इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है। और पता है, यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हम क्षेत्रफल हमारे पास कितना है पूरी दुनिया का? 2.4%, लेकिन दुनिया की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहता है। 2011 के हिसाब से जो नया डेटा आएगा, हम 20% पार कर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब आप सोच के देखो कि हमारे संसाधनों पर कितना दबाव है, हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पर कितना प्रेशर होगा, संसाधनों पर कितना दबाव होगा। यही कारण है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, ये सब हमें दिखाई देता है। पूरी दुनिया में 150 देश या 150 या 160 देश शायद ऐसे हैं जिनकी आबादी कुछ 20 लाख से कम, इतना कुछ कम आबादी है इनकी, 150 के आसपास 100 ऐसे देश हैं। और भारत सिर्फ 2.4% एरिया है हमारे पास पूरी दुनिया का। लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से 121 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। 121 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, जो अगले सेंसस में बहुत ऊपर जाने वाला है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 17.5% आबादी दुनिया की, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती। अब इस पर तड़का लगाते हैं। तड़का यह है कि दुनिया में जितने भी पशु हैं, दुनिया में जितना भी पशुधन है, 18% पशुधन भारत के पास है। तो दुनिया में 17.5% लोग पूरी दुनिया के भारत में रह रहे हैं, और दुनिया के 18% पशु भी भारत में रह रहे हैं। लाइव स्टॉक भी इंडिया में रह रहा है, लाइव स्टॉक भी इंडिया में रह रहा है। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी कहानी है। जनसंख्या के हिसाब से अगर 2011 की बात करें तो हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि नया डेटा आया है, वो ये कहता है कि भारत सबसे बड़ा देश बन चुका है। लेकिन हम इसे तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि नया सेंसस ना आ जाए। हम जब भी जनगणना की बात करेंगे, हम 2011 की जनगणना की ही बात करेंगे। जब नया डेटा आएगा तब हम अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे, तब हम अगले हिस्से पर आएंगे। तो ये डेटा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, तो ये याद रख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये 2-3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो देखिएगा। दुनिया के सबसे छोटे देशों की हम बात करें तो वेटिकन सिटी, मोनाको। अच्छा, मोरक्को और मोनाको अलग अलग है। जो मोनाको है ये यूरोप में आता है प्यारे दोस्तों, जो मोनाको है ये यूरोप का हिस्सा है, और जो मोरक्को है वो अफ्रीका का हिस्सा है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग देश हैं। नौरू है और तुवालू है। ये क्षेत्रफल के आधार पर छोटे देश हैं। जैसे जो मोनाको है ना, यूरोप में जो आता है, इसमें टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स वगैरह नहीं है, इसमें टैक्सेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीरो टैक्स है, पर मोनाको में इनकम टैक्स नहीं लगता। तो आप देखोगे कि जो बहुत बड़े बड़े यूरोप की पर्सनालिटीज है ना, वो मोनाको की सिटीजनशिप ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, कर नहीं देना पड़ता। तो ये याद रखना, वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू और तुवालू, ये हैं जी। ठीक है, चलो एक बार मैप और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा, और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ही था वैसे भी वो भी। ये देख लीजिए एक बार मैप, ये मैप आपको और क्लियर हो जाएगा।
चलिए, ठीक है, तो ये मैप है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। एक कुछ डेटा है वो मैं आपको दे रहा हूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारतीय उपमहाद्वीप का 1/3 है। क्या है कि ये स्टेटमेंट आ जाते हैं कई बार कि भारत का क्षेत्रफल भारतीय उपमहाद्वीप का कितना है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन है? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब का टोटल एरिया का 1/3 कौन बनाता है? भारत, इंडिया। विभाजन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारा क्षेत्रफल 42,35,201 वर्ग किलोमीटर था। भारत का क्षेत्रफल कनाडा का 1/3 और रूस का 1/5 है। वहीं पाकिस्तान से 4 गुना, यूनाइटेड किंगडम से 13 गुना, जर्मनी से 9 गुना, नेपाल से 22 गुना और बांग्लादेश से लगभग 23 गुना बड़ा है। भारत का उत्तरी भाग समशीतोष्ण क्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय भाग से लगभग दुगना है। कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अभी अभी हम 2 मिनट बाद डिस्कस करने ही वाले थे, पर ठीक है, अभी चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। जो अक्षांश रेखाएं हैं ये भारत की जलवायु को भी तय करते हैं। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है ये इंडिया के क्लाइमेट को भी डिटरमाइन करते हैं। अब आप देखिए, भारत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है और इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है ये ज्यादा है और नीचे का हिस्सा कम है। ये ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है और नीचे वाला हिस्सा कम है। अभी हम आपको जलवायु के बारे में भी बताएंगे, क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि क्यों जब भारत का ज्यादा बड़ा हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर है, जब इंडिया का ज्यादा बड़ा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इसके बाद भी भारत को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली कंट्री क्यों कहते हैं, भारत को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश क्यों कहते हैं, वो हम अभी जानेंगे। फिलहाल इतनी बेसिक बातें आप समझ लीजिए जो अभी हमने आपको बताई हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं और वो टॉपिक है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि बेसिक्स आपको हमने पूरा पढ़ा दिया। हमने बता दिया अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया। तो अब आपको समझने में थोड़ी भी समस्या नहीं जाएगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।